हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका यूपी एल्टी ग्रेड के जीएस जीके के इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी एल्टी ग्रेड का एग्ज़ाम 6-7 दिसंबर, 21 दिसंबर और 17 जनवरी को है। उसी क्रम में हम लोग जीएस जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 19 क्लासेस जो हैं वो हो गई हैं। आज ये हमारा 20 क्लास है। अगर आप लोगों ने इसके पहले के क्लासेस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखे हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, वहाँ से सारी क्लासेस देखिए। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही हमारे इसी चैनल पे बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी दोनों के प्रीवियस ईयर करवाए जा रहे हैं, तो आप उसे भी देखें। उसका भी प्रीवियस ईयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आप बिहार टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस जीके के सारे पोर्सन अभिषेक सर द्वारा इसी चैनल पर बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए जा रहे हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में अधिसूचित संसदीय अस्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, कानून एवं न्याय की अस्थायी समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी हैं। दूसरा है, सूचना एवं तकनीकी की अस्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर हैं। पूछा है 2021 के अनुसार इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन आपको इस तरह से दिया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें 2025 के अनुसार कि 2025 के अनुसार कानून एवं न्याय के अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में भाजपा सांसद बृजलाल जो हैं, ये भाजपा से हैं और यही जो है वर्तमान में इसके अस्थायी अध्यक्ष हैं। और दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि सूचना एवं तकनीकी की अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है, उस समय शशि थरूर जी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में निशिकांत दुबे 2024 में ये बने थे निशिकांत दुबे। ठीक है, यानी कि दोनों ही डाटा आपका चेंज हो गया। 2025 से रिलेट करते हुए आज मैं वीडियो बनाऊंगी। कानून एवं न्याय समिति के अध्यक्ष बृजलाल हैं, जो बीजेपी से संबंधित हैं, और इसी की तरह सूचना एवं तकनीकी अस्थायी समिति के अध्यक्ष जो है वो निशिकांत दुबे हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2021 का फैक्ट्स दिया हुआ है। आप लोग में से कोई कह रहा था मैम दिखा के बनाइए, कोई कह रहा था बिना दिखाए आंसर को बनाइए, तो अब मैं अपने अकॉर्डिंग 2025 से रिलेट करते हुए बना रही हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, 22 या 26? कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 यानी कि ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। अगर बात करें अनुच्छेद 20 की, तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण। और अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता बताता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? हमारे इसी चैनल पे पॉलिटी की बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ जीएसजी के पढ़ाया गया है, आप चाहें तो एक नज़र उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? आर्टिकल 322, 324, 352 या 361? निर्वाचन आयोग का प्रावधान किसमें है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। यह एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात करें आर्टिकल 322 की, तो लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में बताया है 322, आपातकाल की घोषणा 352 और राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण आर्टिकल 361 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में घोषित रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के संयुक्त विजेता कौन है? अब देखिए, ये 2021 का पूछा, वर्तमान में आपको अगर पूछेगा तो 2025 का पूछेगा, आपका आंसर बिल्कुल चेंज हो गया होगा। इसका जो सही जवाब उस समय का था वो था ऑप्शन ए, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। लेकिन वर्तमान में बात करें 2025 में रसायन विज्ञान के नोबेल जो विजेता है रसायन विज्ञान में, वो संयुक्त रूप से यानी कि कई लोगों को एक साथ दिया गया, जिसमें सुसुम कितागावा। आप एक कॉपी में ना ये अलग से 2025 का जो फैक्ट्स बनाते हैं इसको नोट कर लीजिए, चाहे वीडियो को आप 2 बार देखा करिए। अब देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन में 2025 का नहीं मिलेगा, 2025 का मैं आपको अलग से बता रही हूँ। मेरा ये एफर्ट आपको कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आप लोग का एग्ज़ाम किस किस डेट को है। मैं उसी अकॉर्डिंग, अगर आपका एग्ज़ाम मतलब इधर हाल फिलहाल में होगा तो मैं आपको सारा पीडीएफ, सारे बुक की पीडीएफ एक साथ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर 17 जनवरी तक ज़्यादा लोग का एग्ज़ाम होगा तो 17 जनवरी तक हमारी ये बुक जो है, हमारी ये जो सीरीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट का है और कब है, ठीक। बात करें रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार विजेता की, तो उसमें सुसुम कीतागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम योगी हैं, ठीक है। इन्हें रसायन विज्ञान में धातु कार्बनिक ढांचे के लिए विकास के लिए दिया गया है, जिससे रेगिस्तान से पानी निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना और उत्प्रेरण जैसे, यानी कि कैटालिसिस जिसे कहते हैं, जैसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग संभव है, ठीक है। कौन कौन है विजेता? सुसुम कीतागावा जो जापान की है, रिचर्ड रॉबसन ये ऑस्ट्रेलिया की है, और उमर एम योगी ये अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। इन तीनों लोग को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। जुकाम बहुत तेज हो गया है, लेकिन एग्जाम पास है, इसीलिए वीडियो बनाना भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर? किसकी जो है जनजाति है, कौन सी वो जनजाति है जो 2019 के अनुसार जिसकी संख्या सबसे अधिक थी? तो 2021 के अनुसार इसका सही जवाब ऑप्शन डी था, मणिपुर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जनजातीय जिलों में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है 2025 के अनुसार, तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ISFR यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो मिजोरम नंबर 1 पे है। अगर सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला बात करें तो मध्य प्रदेश पे आता है। वहीं सबसे ज़्यादा जनजातीय वाला जिला मणिपुर और नागालैंड है, जहाँ मणिपुर में 16 है और नागालैंड में 15 प्रकार के जनजातीय वाले जिले 15 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए 2019 का डाटा दिया हुआ है और 2025 में भी यही सही है। बाकी अगर जनजातीय जिलों में सबसे अधिक वन क्षेत्र पूछ लिया तो मध्य प्रदेश, और अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछ लिया तो मिजोरम मार करके आइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी? बाबर, अकबर, शाहजहां या शेर शाह? हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर शाह। दिए गए विकल्पों में शेर शाह ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। शेर शाह सूरी का जन्म पंजाब के होशियारपुर बैजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था। इसने 1540 से 1545 तक शासन किया। शेर शाह जो है इसने 2 बार शासन किया था, एक बार 1540 से 1545 तक, फिर कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में एक गोले में इसकी मृत्यु हो गई। इसके पहले भी एक बार ये शासन कर चुका था, ठीक है। यानी कि शेर शाह सूरी जो था ये 2 बार शासन करा था। इससे पहले जो शेर शाह सूरी था ये 1540 में हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में हराकर दिल्ली की गद्दी संभाली थी और सूरी साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद जो है ये 1540 से 1545 तक शासन किया और इसकी मृत्यु नहीं हुई। फिर इसके कुछ सालों बाद इसने जो है शासन किया और कालिंजर के युद्ध में मतलब खुद ही के द्वारा एक कारखाना बनाया गया था जिसमें इसने बारूद रखा था, वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके वंश का जो शासन था वो 1557 तक चला, जब मुगल सम्राट हुमायूं ने फिर से भारत की बागडोर संभाल ली थी, ठीक। सॉरी, शेर शाह ने 2 बार शासन नहीं किया था, हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। मुझसे गलती हो गई, मेरी मिस्टेक है, मैं मानती हूँ। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, ठीक है। एक बार शेर शाह ने इसको पराजित किया, दोबारा फिर इसने शेर शाह को पराजित करके अपनी गद्दी संभाली थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के विदिशा के पास बैसन नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? यूक्रेटाइडियस, मिनांडर, अपोलोडोडस या फिर हेलियोडोरस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलियोडोरस। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसन नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ हेलियोडोरम ने बनवाया था। हेलियोडोरम वैदिक धर्म की व्यापकता के प्रभावित होकर भगवत धर्म स्वीकार कर लिया था तथा भक्तिभाव से प्रेरित होकर भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर के सामने गरुड़ ध्वज नामक स्तंभ भी बनवाया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या सिंधु? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप जो है ये द्वीपीय ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह द्वीप असम में है। माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप की संज्ञा प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, ये माजुली द्वीप है। वर्ष 2016 में माजुली को जिलों का दर्जा दे दिया गया। माजुली का शाब्दिक अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र।
माजुली विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है, यानी यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, जुकाम बहुत तेज हो गया है, बोलने में बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, लेकिन आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, ये देखकर मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिए मोटिवेशन और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई विवेकानंद द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा या दयानंद सरस्वती द्वारा? बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट कौन थी? तो ये एक आयरिश महिला थी और ये सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई थी। 1917 में 1997 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला थी, लेकिन ये प्रथम भारतीय नहीं थी। प्रथम भारतीय कौन थी? तो 1925 में जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता के रूप में पहली महिला जो थी वो सरोजनी नायडू जी थी। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पहला दिया है, इन्हें रेगड़ के नाम से रेगड़ या रेगुर होना चाहिए, ठीक है, इन्हें रेगुर मिट्टी के, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश में रेगुर लिखा है, जब भी आपको मिसप्रिंट चीज़ें दिखे ना तो आप एक बार इंग्लिश पे नज़र जरूर दौड़ा लिया करिए, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई चीज़ मिसप्रिंट हुआ तो इंग्लिश वाला ही मान्य होता है, ठीक है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास की प्रचुरता होती है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बिल्कुल सही है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। काली मिट्टी मुख्यतः पाई कहाँ जाती है? तो यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जैन कल्पसूत्र की रचना की, जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की? कात्यायन, बुद्धघोष, नागसेन या भद्रबाहु? जैन कल्पसूत्र की रचना इनमें से किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भद्रबाहु। जैन कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। भद्रबाहु कौन थे? आप लोग बताइए, भद्रबाहु कौन थे? तीर्थंकर थे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2021 में आयोजित 18वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? अब देखिए, ये 2021 का आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, एग्जाम में पूछेगा आपका 2024-25 का। 2021 के अनुसार अगर बात करें तो 18वें शिखर सम्मेलन की जो आज मेजबानी करने वाला देश था वो ब्रुनेई था। ऑप्शन ए सही जवाब। अगर बात करें 2025 की, तो 2025 में जिसने मेजबानी किया था एशियान का, वो किया था मलेशिया। किसने किया था? मलेशिया ने 26वां था, ठीक है। 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम के द्वारा किया गया था। क्योंकि ये जो बैठक है ये मलेशिया में हुआ, तो हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री का नाम पूछ ले, क्योंकि उन्होंने एशियान की जो है मेजबानी अध्यक्षता की हुई थी। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? दातो सेरी अनवर इब्राहिम। ओके, बाकी हमारे देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वर्चुअली भाग लिया था, ये डायरेक्ट उसमें गए नहीं थे, ठीक है, वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में घोषित भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं था? अब देखिए, ये 2021 का है, कौन नहीं था? तो सही जवाब ऑप्शन डी, ये 3 लोग थे लेकिन ये नहीं थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अब हमको जो याद करना है वो 2024-25 का याद करना है। अगर बात करें 2025 का, तो इसमें जो भौतिकी यानी फिजिक्स के जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेओरेट और जॉन एम मार्टिनियस, ये 3 लोग जो थे भौतिक के थे। कौन कौन? क्लार्क, डेओरेट और मार्टिनस। ये 3 लोग भौतिक में इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टेक्निक और ऊर्जा परमाणुकरण यानी एनर्जी क्वांटिशन की जो है खोज की थी, जिसके लिए इन्हें जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। इस बार नोबेल पुरस्कारों में शांति का नोबेल पुरस्कार बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप लोग को पता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन किस वर्ष आरंभ हुआ? 15, 17, 19 या 20? तो जल जीवन मिशन जो है ये 2019 में आरंभ हुआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति यानी हर घर जल सुनिश्चित करना है।
जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना था। अगर पूछा जाए इसका कार्यान्वयन किसने किया, तो जल शक्ति मंत्रालय को इसके लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको मैच करने वाला है। एक मिनट, हिंदी वाला दिखा दूँ? चलो हिंदी वाला दिखा देती हूँ। पूछा है कि हमारे संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, ठीक है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आपात उपबंध कहाँ से लिया गया, वित्त आयोग कहाँ से लिया गया, संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई। आपको बताना है कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई। तो आपको ही अपने ही वीडियो में मैंने एक चीज़ कई बार बताया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात लिया गया है, वित्तीय आपात लिया गया, ना कि वित्तीय आयोग। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, वित्तीय आयोग नहीं वित्तीय आपात लिया गया है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अगर पूछा जाए मूल अधिकार, तो वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हमारे भारत के संविधान में लिया गया है। कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई, आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे आपका भी रिवीजन होगा और जो बच्चे कमेंट पढ़ने आएंगे उनका भी रिवीजन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक, जिसे आप SDI कहते हैं, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में विश्व के देशों में भारत का स्थान। तो अब आपसे 2020 का पूछेगा नहीं, लेकिन ये उस समय पूछा गया क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है आप पूछेगा तो 2025 का पूछेगा। उस समय इसका सही जवाब 131 था, लेकिन अब 2025 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 देशों में आंकड़ा निकाला गया और उसमें जो है भारत 130वें नंबर पे है। कितने नंबर पे? 130वें नंबर पे है, ठीक है। कितने देशों में? 193 देशों में। अगला क्वेश्चन ये उस समय का था, आप देख लीजिए। वर्तमान में जो है भारत 130वें नंबर पे है। बहुत तेज जुकाम हो गया है फ्रेंड्स, आप लोगों के मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। और हमें मोटिवेशन मिलेगा कैसे? आपके कमेंट और आपके लाइक से। बस हमें आपसे आपका कमेंट चाहिए और लाइक चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उमुल स्थापित किया था? जहान आरा, जैवरुन्निसा, गौहर आरा या नूर जहां। किसने जो है साहित्यिक केंद्र जिसे बैतुल उलूम के नाम से जाना गया, किसने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैवरुन्निसा। ये थी कौन? तो औरंगजेब की पुत्री थी, जिसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक एक स्कूल खुलवाया था, जिसमें अभिजात वर्ग के साथ साथ मध्य वर्ग के लोग भी पढ़ते थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति पद के नामांकन के प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 10-10, 50-50, 25-25 या 15-15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50-50। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हो और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित हो। 50-50 का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भारत में असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए अगस्त 2021 में प्रारंभ किया गया पोर्टल है ई श्रमिक शक्ति, ई लेबर, ई श्रम या ई मेडे। ई मेडे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ई श्रम। भारत में असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए अगस्त 2021 में आरंभ किया गया जो पोर्टल है उसे ई श्रम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी असंगठित जो है वो इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकता है। श्रमिक जो है वो इस पर पंजीकृत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने वाले पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन ले गया था? अजीमुल्ला खान, तात्या टोपे, उमर पासा या रंगो बापू। इसका सही जवाब ऑप्शन है अजीमुल्ला खान। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने वाले पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन अजीमुल्ला खान ले गए थे। अजीमुल्ला खान नाना साहब के प्रधान सलाहकार हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान देना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया उत्तर प्रदेश जलोढ़ मिट्टी, महाराष्ट्र काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी के लिए बिहार और लाल मिट्टी के लिए तमिलनाडु। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात। एलुवियल साइल जिसे कहते हैं। महाराष्ट्र में काली मिट्टी, बिल्कुल सही। लेटराइट मिट्टी बिहार में नहीं पाई जाती। बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है तो बिहार में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
लेटराइट मिट्टी केरल और असम जैसे राज्यों में पाया जाता है। कहाँ पे? केरल और असम। और रेड सॉइल लाल मिट्टी तमिलनाडु में पाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये गलत होते हुए भी सही होगा क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर आपको जलप्रपात दिया और नदी दिया है कि कौन से नदी पे कौन सा जलप्रपात नहीं है। शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी, बिल्कुल सही है। जोग जलप्रपात शरावती नदी, बिल्कुल सही बात है। वट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी, यही आपका गलत हो जाएगा। वट्टापराई जलप्रपात जो है ये पझयार नदी पर है। किस पे? पझयार नदी। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा, गलत होते हुए भी, क्योंकि पूछा कौन सा सही नहीं। चंद्रप्रभा नदी पर कौन सा जलप्रपात है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी कलब की स्थापना की थी। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। किसने जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी कलब की स्थापना की। तो लाठी कलब की स्थापना करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी कलब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक जी ये जो थे बहुत सारे कार्यक्रमों का उद्घाटन किए देश में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए। जैसे इन्होंने अखाड़े बनाए, गौ घटना विरोधी सभाएं की, गणपत उत्सव, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गणपत उत्सव और शिवाजी महोत्सव, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस सन में किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो ये तिलक के द्वारा ही गणपत उत्सव जो है 1893 और शिवाजी महोत्सव जो है 1895 में किया गया था। इन्होंने इसे इसलिए किया था ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित हो सकें और उन्हें जो है राष्ट्र के प्रति जो है चेतना जागृत किया जा सके। उसके अलावा इनकी पत्रिका पूछी जाती है। इनकी 2 पत्रिका है, एक मराठा दूसरा केसरी। मराठा जो है ये इंग्लिश भाषा में है, केसरी जो है ये मराठी भाषा में है। दोनों अपोजिट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है और गलत हो जाता है कि मराठा जो इनकी पत्रिका है वो किस भाषा में है, तो ये इंग्लिश भाषा में है, और केसरी जो है वो मराठी भाषा में है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने गीता, रहस्य, आर्कटिक होम, द आयरन नामक ग्रंथों की भी रचना की है बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम कल के वीडियो के कमेंट ले लेते हैं। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। आप लोग भी, जो लोग नहीं कमेंट करते वो भी कमेंट किया करिए। कल का कमेंट है जिसमें राधे कृष्णा जी का कमेंट आया है। इसके अलावा प्रगति तिवारी का आया है। इसके अलावा प्रगति तिवारी हमेशा कमेंट करती रहती है, थैंक यू प्रगति जी। इसके अलावा शिखा बलियान का आया है। प्रियांशु कुमार का आया है। प्रियांशु कुमार आप परेशान मत होइए, आज के बॉटनी के क्लासेस आपको जो है आंसर दिखा के ही एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके अलावा निशा गौतम का आया है, प्रगति तिवारी, ये लोग जो है अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें देते हैं। आप लोग से भी अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट को भी ज़रूर दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज आवासीय का शिल्प किसे कहा जाता है। आचार्य नरेंद्र देव, GV राव, BR मेहता और ML सिंधवी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, BR मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, क्योंकि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की थी। इनकी सिफारिशों के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुभारंभ किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्तियां हैं। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। विदेशों से संधियों की समझौता राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, यद्यपि उन समझौतों के संदर्भ में जो पहल है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, लेकिन संसद में इसकी पुष्टि आवश्यक होती है, लेकिन जो पहल की जाती है वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के 25 क्वेश्चन आज मतलब ये जो पेपर था ये 25 क्वेश्चन का ही था। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज आवाज़ थोड़ी सी स्लो है, मुझे भी पता है, लेकिन जुकाम बहुत तेज़ है फ्रेंड्स, थोड़ा तेज़ मतलब बोलने में बहुत असुविधा हो रही है। आई होप आप लोग समझेंगे। वीडियो पर कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।